हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय युद्ध नीति के एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम उस युद्ध नीति की बात करेंगे जो लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि राजनायकों के दफ्तरों से खेली जाती है। इसमें प्रधानमंत्री, देश का विदेश मंत्रालय और कई सारे देशों की सरकारें शामिल होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में। सितंबर 1945 को दूसरा विश्व महायुद्ध खत्म हुआ। उसी साल में 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। दुनिया के सारे देशों ने साथ में मिलकर विश्व शांति बनाए रखने के लिए इस संगठन की स्थापना की थी और तभी भारत भी इस संगठन का अस्थायी सदस्य था। दोस्तों, आज यूनाइटेड नेशंस के 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको परमानेंट मेंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशियन गणतंत्र और चाइना, इन देशों का समावेश है। दोस्तों, भारत ये शुरुआत से ही यूनाइटेड नेशन का एक सक्रिय सदस्य रहा है और भारत के बाकी स्थायी सदस्यों के साथ संबंध भी काफी गहरे और अच्छे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और अमेरिका, इनके संबंधों के बारे में। भारत और अमेरिका की साझेदारी काफी पुरानी है और उसकी नींव समान मूल्यों में है, जिनमें संविधान और लोकतंत्र ऐसे सिद्धांतों का समावेश है। भारत की हमेशा से वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने की सोच ही भारत और अमेरिका की दोस्ती का ढांचा है। यूनाइटेड नेशंस के स्थायी सदस्यों में अमेरिका भारत को शामिल करने में भी समर्थन देता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पंतप्रधान मोदी जी, इनके बीच के मजबूत संबंधों को दुनिया ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप इन कार्यक्रमों द्वारा पहले ही देख चुका है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। इस वजह से चीन हमेशा अमेरिका और उसकी नीतियों को चुनौती देता है, जिसके कारण अमेरिका और चीन के बीच में काफी सालों से तनाव पैदा हुआ है। अगर हम बात करें भारत और ब्रिटेन, तो उनकी भी दोस्ती काफी अच्छी है। ब्रिटेन की काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से भारत और ब्रिटेन की साझेदारी के वजह से सांस्कृतिक और शैक्षिक विभाग की काफी तरक्की हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन बढ़ रही है, जो ब्रिटेन को आकर्षित कर रही है। दोस्तों, ब्रिटेन और चाइना भी हांगकांग के मुद्दे पर शीत युद्ध का सामना कर रहे हैं। चीन से पहले हांगकांग में ब्रिटिश शासन हुआ करता था, लेकिन हांगकांग को स्वतंत्रता देने के बाद ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन के अधीन किया था ताकि हांगकांग की तरक्की हो सके। पर चीन ने लाए हुए नए सिक्योरिटी लॉज यानी नए सुरक्षा कानून अभी ब्रिटेन को भी चिंतित कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम भारत और फ्रांस की बात करें तो उनके संबंध काफी पहले से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के व्यापार का सदियों पुराना इतिहास है। दोस्तों, भारत ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के बचाव के लिए अपना योगदान भी दिया था। तब से भारत और फ्रांस की साझेदारी काफी गहरी है। और चौथा देश बचता है रशिया, जिसके साथ भी भारत के काफी अच्छे संबंध है। भारत और रशिया के रणनीतिक संबंध काफी मजबूत और पुराने हैं। आज भी भारत के सबसे ज्यादा सैनिक हथियार ये रशिया से आते हैं। दोस्तों, अभी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इनके बीच बातचीत हुई थी। तभी दोनों देशों ने एक दूसरे को राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक और सैनिकी सहयोग करने का वचन दिया था। इसका मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी देशों में से 4 देश भारत का समर्थन करते हैं और उसमें से भी 2 देश चीन के साथ तनाव का सामना कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं ब्रिक्स की तरफ। ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जिसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, ये नई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। जिसमें से पहले ही रशिया ये भारत का मित्र राष्ट्र है और ब्राजील के साथ भी भारत के विचार काफी मिलते जुलते हैं। ब्राजील और भारत दोनों साथ मिलकर काफी सालों से एक सामान्य दृष्टि रख के लोकतांत्रिक मूल्यों को और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए साथ में काम कर रहे हैं। 1948 में यानी आजादी के ठीक 1 साल बाद भारत के साथ संबंध बनाने वाला ब्राजील ये पहला लैटिन अमेरिकन देश था। उसके बाद ब्राजील और भारत की दोस्ती ये काफी गहरी और बढ़ती चली गई। 2020 में भी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति बोलोसनारो को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ब्रिक्स देशों में भारत ये चीन के बाद सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है और अन्य 2 देशों के साथ भी काफी गहरे संबंध रखता है। इस तरह से भारत ब्रिक्स के द्वारा भी चीन पे काफी दबाव पैदा कर सकता है। G4 देशों में ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान
ये 4 देश शामिल है। ये चारों देश संयुक्त राष्ट्र के स्थायी पद के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। उसमें से जापान और भारत के संबंध पारंपरिक रूप से मजबूत रहे हैं। भारत और जापान के बीच काफी मात्रा में सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है और ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का परिणाम है, जिसकी शुरुआत भारत से हुई थी। काफी सारी जापानी कंपनियों की फैक्ट्रीज जैसे यामाहा, सोनी, टोयोटा, होंडा भारत में है। दिसंबर 2006 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जापान यात्रा का समापन जापान भारत सामरिक और वैश्विक साझेदारी के संयुक्त वक्तव्य पर हुआ था। इसके साथ ही जापान चीन को अपना सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिद्वंदी मानता है। अब बात करते हैं सार्क और बिम्स्टेक के बारे में। इन दो संगठनों में भारत का वर्चस्व सबसे ज्यादा है। ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये देश शामिल है। और दोस्तों, पाकिस्तान के बढ़ते हुए आतंकवादी कारनामों की वजह से भारत ने पिछले कुछ सालों से सार्क से दूरी बनाए रखी है और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को काटकर बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इस नाम के संगठन की स्थापना की, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इनका संकलन है। अगर हम बात करें भारत और अफगानिस्तान की, तो भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती ऐतिहासिक है। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और पुनर्वसन के लिए भारत ने काफी ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई है। साल 2005 के बाद से अब तक भारत ने $2000 मिलियन की निवेश अफगानिस्तान में किए हैं। तालिबान का सामना करने के लिए जब अमेरिका ने अफगानिस्तान का साथ छोड़ा, तब भारत ने अफगानिस्तान का साथ दिया। आज भी भारत की सेना अफगानिस्तान में तालिबान से निपट रही है। हाल ही में पाकिस्तान के भारत में आतंकवादी हमले के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने अपनी पाकिस्तान की यात्रा से इनकार कर दिया था। इससे समझ में आता है कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती कितनी ज्यादा मजबूत है। अगर भारत और बांग्लादेश की हम बात करें, तो भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारत ने काफी अहम भूमिका निभाई थी और तब से भारत और बांग्लादेश काफी अच्छे दोस्त थे। और भारत और बांग्लादेश ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़े व्यापार के भागीदार भी है। अब देखते हैं भारत और भूटान के बारे में। साल 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब भूटान इसे मान्यता देने वाला सबसे पहला राष्ट्र था। तब से ही इन दो देशों के बीच में संबंध मजबूत थे। भारत ने भूटान में भी काफी निवेश किए हैं। भारत के लिए भी भूटान जल विद्युत का एक समृद्ध स्रोत है। आज तक भारत ने भूटान के विकास के लिए काफी मदद की है। और दोस्तों, चाइना के साथ भूटान के भी सीमा को लेकर काफी वाद विवाद चल रहे हैं। मालदीव की अगर हम बात करें, तो मालदीव की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला भारत ये पहला देश था। तब से ही भारत और मालदीव ने रणनीतिक, आर्थिक और सैनिकी संबंध मजबूत बनाए हैं। मालदीव की अनेक समस्याएं सुलझाने के लिए भारत हमेशा से मालदीव की मदद करता आया है। दोनों देश एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार करते हैं। मालदीव के साथ रणनीतिक संबंध भारत को हिंदी महासागर पे अपना वर्चस्व बनाए रखने में मदद करते हैं। भारत और श्रीलंका की अगर हम बात करें, तो श्रीलंका को सबसे बड़ा व्यापार भारत उपलब्ध करके देता है। भारत ने श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने में भी काफी मदद की है। भारत ने श्रीलंका में बड़े निवेश किए। पर दूसरी ओर चाइना और श्रीलंका भी काफी अरसे से मित्र राष्ट्र रहे हैं और चाइना ने श्रीलंका को काफी बड़ी मात्रा में लोन देके रखे हैं, जिनके ऋणों को साफ करने के लिए श्रीलंका को अपने कुछ पोर्ट्स यानी बंदरगाहों को चाइना को देना पड़ा, जिसमें हम्बनकोटा जैसे बड़े पोर्ट भी शामिल है, जिसकी वजह से हिंदी महासागर में भारत के लिए खतरा काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। भारत, म्यांमार और थाईलैंड की अगर हम बात करें, तो इन 3 देशों की दोस्ती का कोई इतिहास नहीं है, पर अभी कुछ सालों पहले भारत, म्यांमार और थाईलैंड इन 3 देशों को जोड़ने वाले 4 लेन के ट्रायंगुलर हाईवे यानी कि त्रिकोणीय राजमार्ग पर तीनों देशों ने सहमति व्यक्त की है, जिसके वजह से 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सड़कें बनाई जाएगी और तीनों देशों के विकास को काफी गति मिलेगी। इस महामार्ग के बनने से तीनों देशों में दोस्ती का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया क्योंकि पाकिस्तान ये भारत का दुश्मन है। आर्थिक कारणों की वजह से चीन नेपाल पे भी अपना प्रभुत्व बनाना चाह रहा है। इसका मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि चीन भारत के पड़ोसियों पे अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहा है। पर देखा जाए तो दोस्तों, भारत और नेपाल की भी मित्रता का इतिहास है। भारत जैसे ही ताइवान, हांगकांग जो चीन का ही एक हिस्सा है, और ऐसे अन्य कई देश है जो चीन के इस दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं।
अगर ये सारे देश और दुनिया की सारी महासत्ताएं साथ में आकर चीन का सामना करेगी तो सिर्फ गलवान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से चीन को पीछे हटना होगा। आज की तारीख में एशिया की अगर हम बात करें तो भारत एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो अपने पड़ोसियों पे और पूरी दुनिया पे एक बड़ी छवि छोड़ रहा है। ऐसे में चीन का भारत के खिलाफ खड़ा होना ये चीन के लिए भी काफी हानिकारक होगा। दोस्तों, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अच्छे कूटनीति से भी जीते जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और भारतीय रणनीति के बारे में और जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।